हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार, आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आपको मैं नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं। जैसे कि आपका हो गया शांत और अशांत की पहचान हो गया, परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करना ये हो गया आपका, या आप कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ रियल नंबर के बारे में भी मैंने आपको बता दिए, है ना। आपका जो टॉपिक जो बन रहा है, लास्ट ही टॉपिक है आपका, वो टॉपिक जो बना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसल निकालने पे आधारित। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसल निकालने पे आधारित आपका प्रश्न बन रहा है। तो वही टॉपिक मैं आपके लिए ले आया। देखिए, लिखा भी है आपके लिए कि महत्तम समापवर्तक और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम मौसा और केवल मौसा निकालेंगे, लौसा नहीं, मौसा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से केवल हम मौसा निकालते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड क्या है, भाग लेमा क्या है, ये सभी चीज को, ठीक है। ये देखिए, आपको यहां भी लिखा हुआ है कि यूक्लिड का भाग लेमा या विभाजन प्रमेय का, या आप कह सकते विभाजन प्रमेय का या भाग एल्गोरिथम क्या है। आपके मन में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम ही उठा लेते हैं क्वेश्चन को। मन में प्रश्न उठ रहे होंगे आपके, बताइए कि यूक्लिड क्या है। यूक्लिड क्या है तो बाबू समझ लीजिए, यूक्लिड एक महान गणितज्ञ थे यूनान के, जिन्होंने ये भाग लेमा के बारे में बताया, और उनके ही सम्मान में यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम या भाग प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका ये कहे जाते हैं। तो यूक्लिड महोदय जी का भूमिका हमारे मैथ्स में भी काफी रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अब आप जब ज्यामिति पढ़िएगा तो ज्यामिति का पितामह यूक्लिड ही है, यानी खूब सारे ये इनका योगदान मैथ्स में रहा, इसलिए इनके सम्मान में यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम भी कहे जाते हैं। यानी कि एक नाम है किनका, तो एक महान गणितज्ञ का। अब आपके मन में आ रहा है कि सर ये भाग क्या है, तो आप जानते भी हैं भाग क्या है, बचपन से सुनते आ रहा है कि भाग लगाना आपका क्या है, भाग है। ओके, यानी 5 यहाँ 2 लगाइएगा, भाग आपका आ जाता है 1, ऐसे करके। ये जो आप भाग लगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, वही आपका भाग है। अब आते हैं लेमा। लेमा क्या है बाबू, लेमा क्या है, तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके हेल्प से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा एक सिद्ध कथन होते हैं जिनके हेल्प से दूसरे कथन को सिद्ध किए जाते हैं। एज ए एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल मैं लूं, जैसे कि आप सिद्ध करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करते हैं ना। तो ये कैसे सिद्ध करते हैं, आप सिद्ध किए भी थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। पिछले वाले क्लास में आपने क्या किए थे, सिद्ध किए थे। कैसे सिद्ध किए थे, कहे थे आप कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या एक सिद्ध कथन हुआ आपका, और उनका हेल्प लेकर आप अपरिमेय को क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। परिमेय एक आपका सिद्ध कथन है और इनका हेल्प लेकर अपरिमेय को सिद्ध कर रहे हैं। यानी यही आपसे कह रहा है लेमा, कि लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसके हेल्प से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं, तो उसे हम लेमा कहते हैं। लेमा भी आप जान गए। विभाजन क्या है, विभाजन क्या है, तो विभाजन का ही दूसरा नाम भाग है, या भाग का ही दूसरा नाम विभाजन है। जैसे कि आपके गांव कस्बे या किसी का भी शहरी क्षेत्र में भी किसी का भी नाम जो होता है, उपनेम भी होता है, निकनेम होते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, यानी कि एक व्यक्ति का एक स्कूल के नाम होंगे, तो एक घर वाले नाम होंगे, एक ऐसे नाम होते हैं। तो वही विभाजन कह दीजिए या भाग कह दीजिए, बात एक ही है, भाग लगाना। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं प्रमेयिका का, कि प्रमेयिका क्या है। तो समझिए, प्रमेय जोड़ इका तब कहीं जाकर प्रमेयिका। तो प्रमेय जो है एक परंपरागत ट्रेडिशनल, या कह सकते हैं प्राचीन काल से आ रहे, वह सिद्ध है तो सिद्ध है, और जिनके हेल्प से हम दूसरे कथन को सिद्ध करेंगे उसे ही हम प्रमेयिका बोलते हैं। यानी अब लेमा की तरह है, लेमा ही है। प्रमेयिका एक प्रकार का क्या है, लेमा ही है, जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में मददगार साबित होते हैं। ओके, अब आता है भाग। तो आपको बता ही दे कि भाग क्या है।
एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम बहुत बाबू रोचक बात है। एल्गोरिथम आप रोज रोज वो नित्य क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आप जान नहीं रहे वो क्रिया क्या कहलाती है। उसी बात को आज हमको रियलाइज आपको करवा देना है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैथमेटिकल भाषा है, डायरेक्ट आपको ये बात हो गया। आप थोड़ा दैनिक जीवन से समझिए। जब आपको बोलेंगे रोटी बनाने के लिए तो सबसे पहले आप आटा लीजिएगा, या आप कह सकते हैं कि पहले गेहूं लिए, गेहूं को आप क्या किए, आपको उसको पिसवा दिए। पिसवाने के बाद वो पिस जाने के बाद आपका वो आटा के रूप में आ गया। अब आटा के रूप में आ गए तो आप क्या किए, उसमें थोड़ा सा पानी डालें। पानी डालने के बाद उसको गूंथ दिए। गूंथ लेने के बाद आप क्या किए कि उसका एक रोटी का आकार दिए, एक विशेष प्रकार का उसको आकार दिए, जो जैसा भी आकार हो एक आकार दे दिए। उसके बाद तवे पर उसको सेंक दिए, यानी कि सेकने के बाद जो पका हुआ मिल रहा है आपको, जो भी आकार का, वह आपका रोटी हुआ। यानी कि जितने प्रोसेस हुआ पके हुए रोटी बनने में, यही प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहा जाता है। क्या क्या प्रक्रिया हुआ? तो पहले आप गेहूं लिए, पुनः उसको पिसवाएं। पिसवाने के बाद उसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद आप उसको गूंथ लिए। गूंथने के बाद आप उसको एक विशेष प्रकार का आकार दिए। आकार देने के बाद उसको सेकने के बाद आपका रोटी कहीं बन के तैयार हुआ। यानी कि जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये एक प्रकार का प्रक्रिया है, एक एल्गोरिथम है। ओके, तो वही आपसे कह रहा है कि एक विशेष मैथमेटिकल में कहता है, मैथ्स में कहता है कि एक विशेष प्रकार की जो समस्या आएगी उसे आप स्टेप टू स्टेप हल कीजिएगा, वही आपका एल्गोरिथम कहलाती है। ओके, जैसे कि आप अगर एग्जाम देने जाते हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो आपका एक प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड आपको दरवाजे पे ही चेक किया जाएगा। आपको गार्ड चेक करेंगे एडमिट कार्ड, आपके पास क्या क्या लेके जाना है इंस्ट्रूमेंट, वो क्या नहीं ले जाना है, वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरिएगा तब कहीं जाकर आपका अटेंडेंस सीट मिलेगा, आपको एक बैठने वाला कमरा मिलेगा। यानी कि बहुत एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से गुजरिएगा वो सभी प्रोसेस एक प्रकार का एल्गोरिथम है। क्या है? एल्गोरिथम है। समझ गए? वही बात यहाँ पे बाबू कहा जा रहा है मैथमेटिकल में कि किसी भी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया ही एल्गोरिथम कहलाती है। तो यही बात यूक्लिड महोदय ने क्या कहा? दो धन पूर्णांक के लिए कहा, केवल और केवल दो धन पूर्णांक के लिए, कि कोई दो धन पूर्णांक, धनात्मक दो धन पूर्णांक आपका होगा जो a और b है। a और b के लिए एक विशेष प्रकार का अद्वितीय हल पाया जा रहा है। पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं। क्या q और r कैसे प्राप्त हुआ? तो कहा कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। अब आपके माइंड में ये बात आ रही है कि सर ये बात बताइए अब कि a बराबर bq प्लस r कहाँ से, कैसे आप लिख दे a बराबर bq प्लस r? आप यहाँ इस परिभाषा को पढ़ दिए, आप हमको समझा भी दिए कि जो दो धन पूर्णांक के लिए जो आपका एक अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त हो रहा है q और r, यह एल्गोरिथम है। जो आपने a बराबर bq प्लस r कैसे ला दिए? तो एकदम छोटा सा सिंपल है, केवल आपको जानना है। ये 5 यहाँ 2, आप भाग लगाइएगा, 2 दूना के 4 लगा दिए, ये आपका 1 आ गया शेष। आप बचपन से जान रहे हैं कि ये जो बीच वाला को भाज्य बोला जाता है, ये जो इधर साइड में होता है उनको भाजक बोला जाता है, जो इधर होते हैं उनको भागफल बोला जाता है, और ये जो है आपका शेषफल बोला जाता है। आप जान रहे हैं बचपन से, जिसमें मास्टर जी आपको बचपन में बताए होंगे ये भी बात। बचपन कहने का मतलब पिछले वाले क्लास में 9th 8th 7th या आप 1 2 की भी बात करो, वहाँ भी जो जहाँ सीखा हो पहले वहीं से। भाज्य बराबर आप जान रहे होंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आप तो सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? ये सीखे हैं। तो उसी बात को आपको कह दिए यूक्लिड जी कह दिए आपको सिंबॉलिक रूप में कि भाज्य का ही नाम a है, ओके, भाजक का ही नाम b है, और शेषफल का ही नाम आपका r है। ओके, शेषफल के ही नाम आपका r है और भागफल का नाम आपका q है।
तो जहाँ जहाँ भाज्य है तो भाज्य का नाम जब ए है, जब इसी का नाम ए है तो आप यहाँ ए लिख दीजिए। भाजक का नाम क्या है, बी है तो बी लिख दिए। गुणा में है तो गुणा कर दिए। भागफल का नाम क्या है, क्यू, तो मैं क्यू लिख दिया। शेष क्या है, आर है तो शेषफल आर हो गया आपका। ओके, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वही बात यहाँ पे है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप यहाँ पे बाबू यहाँ पे जीरो होना चाहिए, यह एथी लिखा गया ए, यहाँ पे जीरो है, समझिए ये जीरो है। ओके, तो जीरो लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी। ये कैसे हुआ इस बात को अभी समझते हैं। यानी कह रहा है कि शेष ये इतना दूर आपसे कह रहा है कि ये जो जीरो लेस देन इक्वल टू आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर, ये जो बात आपसे कह रहे हैं ये बात को समझाते हैं। आर जो है या तो जीरो के बराबर होगा, आर जो है या तो जीरो के बराबर होगा और न तो जीरो से बड़ा होगा। यही बात आपसे कहा। इसको बाबू लेस देन पढ़ा जाता है। आप अगर ऐसे पढ़िएगा ए लेस देन बी तो इसको लेस देन, अगर आप इसी बात को ऐसे लिखते हैं इस तरफ तीर कर तो ए ग्रेटर देन बी, इसको लेस देन और ग्रेटर देन पढ़ा जाता है। और इसी में एक छोटा सा ऐसे खींच देंगे तो इक्वल टू और लेस देन हो जाते हैं। ओके, यानी कि ए लेस देन इक्वल टू बी। यही बात कहा आपसे कि जीरो लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि आर या तो जीरो हो सकता है ना तो जीरो से बड़ा। आर मतलब क्या, शेष। देखिए शेष जो है एक आया कि नहीं आया, जीरो से क्या है, बड़ा है। तो वही बात कहा कि आर शेष जो है जीरो से तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वह जीरो भी हो सकता है। कैसे, तो यहाँ 4, 2 से भाग लगाइएगा, घट के कितना आ गया, जीरो। तो शेष जो आपका हुआ, शेष कितना मिल रहा है, आर बराबर यहाँ पे जीरो मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो। और यहाँ आपको जीरो से यह बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 0 लेस देन 1, मैं लिख सकता हूँ 0 लेस देन 1। तो जीरो का नाम तो जीरो ही रहेगा, लेस देन 1 का नाम क्या हो जा रहा है, 1 का नाम आर। तो यही बात है ना। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, आर बराबर जीरो, तो आप केवल यहाँ साइन एक ऐसे लगा दीजिएगा तो जीरो लेस देन इक्वल टू आर। यही बात आपको यहाँ है, जीरो लेस देन इक्वल टू आर। अब जो कहा कि आर लेस देन बी, यानी कि आर हमेशा, आर छोटा होगा बी से, हमेशा। कैसे छोटा होगा वो समझिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका बी है, यह आपका आर है, यह आपका बी है, यह आपका आर है। तो बी का नाम क्या है, 2, बी का नाम क्या है, 2, और आर का नाम क्या है, शेष क्या मिल रहा है आपको, 1। यानी आप ऐसे कि एक छोटा है 2 से, यानी कि 1 लेस देन बी, एक लेस देन 2 है ना। तो 1 का नाम क्या है, आर है, मैं लिख दिया आर। लेस देन तो लेस देन, अब 2 का नाम क्या है, बी, तो मैं लिख दिया बी, यानी कि बी लेस देन आर। वही बात ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी लेस देन आर। कहाँ से आया ये आपको पता चल गया। यह बात मैं आपको इतना क्यों समझाया, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये बोल देता कि बाबू 0 लेस देन इक्वल टू आर, आर लेस देन बी, बाबू ये होते हैं, निकल जाते। लेकिन ये क्या होता कि रट्टू रटाया तोता की तरह हो जाते, या रटा हुआ सामग्री हो जाता आपके लिए, और कुछ दिन के बाद भूल जाते। लेकिन मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली सब कुछ समझा दिया कि ऐसा होता है, कैसे होते हैं, वो सभी बात को यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, जो आपको आजीवन याद हो जाएंगे। कोई बातें जितना आप इंजॉय होकर, जितना आप समझ व्यवस्थित कर समझिएगा, वो उतना ही आपके जहन में यानी माइंड में फिट होते चल जाते हैं, बैठते चल जाते हैं। वही बात यहीं पे भी है। इंजॉय करके करिए, फील होके पढ़िए। आपका हर एक अंग यह फील करे कि मैं इस टॉपिक को इंजॉय कर रहा हूँ, न कि इसको सीरियस माइंड से पढ़ रहा हूँ। न तो वही बातें हो जाएगी जब आप मूवी देखने जाते हैं, तो यह कभी सीरियस होकर नहीं जाते हैं, या एक पेन और एक पेपर लेकर नहीं जाते हैं कि जो डायलॉग बोलेगा वो कॉपी पर लिखेंगे और लाल और काला और ब्लू पेन से फेयर करेंगे उस डायलॉग को, उस मूवी को डायलॉग को फेयर करेंगे और बाद में याद कर बताएंगे। आप जब सिनेमा 2 घंटा का सिनेमा या 3 घंटा का जो भी सिनेमा होता होंगे, आपके जो भी देखते होंगे, वो देखकर जैसे ही निकलते हैं वो डायलॉग पूरे याद है आपको, पूरे के पूरे डायलॉग याद है। कैसे डायलॉग याद है, पूरा सीन याद है कि इस सीन के बाद क्या होगा। जैसे आप शोले मूवी देखे होंगे, शोले, तो गब्बर क्या बोलेगा, क्या आपका वो गब्बर क्या बोलेंगे, आपके ठाकुर क्या बोलेंगे, दोनों हाथ दे दे, ये ऐसे करके जो बोलते हैं, ये कैसे आ गया आपको? कहीं फेयर किए थे क्या? कहीं पे लाल पीला और ब्लू पेन से लिखे थे क्या? उसको रटे थे क्या? नहीं, आप इंजॉय कर वहां पढ़े थे,
फील पढ़े थे, सॉरी पढ़े नहीं थे, देखे थे, फील कर रहे थे, सीरियस होकर नहीं देखे थे, इंजॉय कर रहे थे, है ना। तो वही बातें हैं, यहाँ मैथ्स भारी सब्जेक्ट नहीं है, इंजॉय करने की चीज़ है। जितना आप इंजॉय कीजिएगा, जितना आप इंजॉय से पढ़िएगा, हंसी मजाक से पढ़िएगा, उतना याद हो जाता है। पढ़ाई जो होता है हंसी मजाक के बिना वो आपको मतलब कि याद नहीं रख पाते हैं, सीरियस माइंड हो जाता है और आप ये भूलने लगते हैं, है ना। तो हम ये सारी चीज़ों को सीरियस भी होंगे अपने एग्जाम के लिए और इंजॉय से भी पढ़ेंगे, ताकि आपको यह बात आजीवन याद रहे। जैसे आपको अगर मैं बीते बात की बात करूं, पिछले क्लास की, आप जब बचपन में पढ़ रहे होंगे वो टीचर के कुछ कुछ बातें अभी तक आपको याद होंगे। क्यों? कि वहाँ आपकी बचपना थी, ये बचपना थी कि हमको पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना, ये नहीं जानते थे कि आप पढ़कर आप आगे क्या कीजिएगा, ये नहीं जानते थे। लेकिन वहाँ आप ये हर बात को फील किए थे, जो भी टीचर बोला उस बात को आप ज्ञान किए थे, सोचे थे, तो वो आपको याद है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। ओके, कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं एल्गोरिदम के बारे में कि इसका उपयोग हम मौसम में कैसे करेंगे। देखिए, महत्तम समवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम। महत्तम समवर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिदम क्या है जानते हैं। तो आपके लिए कहा, आपको मैं शुरुआत में ही बोल दिया कि यूक्लिड का जो एल्गोरिदम होते हैं वो दो ही धन पूर्णांक के लिए होते हैं, दो ही धन पूर्णांक के लिए। आप सोचिएगा कि 3 धन पूर्णांक ले लीजिए सर, यहाँ पे 5, 7, 9 3 धन पूर्णांक के लिए, तब इसका मौसा निकालिए यूक्लिड की सहायता से, तो इसका मौसा नहीं निकलेगा। जब भी निकलेंगे तो दो ही धन पूर्णांक के लिए। यहाँ पे आपसे वही बात कर रहे हैं कि दो धन पूर्णांक के महत्तम समवर्तक के वास्तविक परिकलन के लिए एक प्रभावी तरीका है, एक बेहतरीन तरीका है, जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। यानी कि दो धन पूर्णांक के लिए जो मौसा निकालने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो बहुत ही प्रभावकारी है। किनका? यूक्लिड एल्गोरिदम का। ओके, इसी बात को यूक्लिडियन एल्गोरिदम के भी नाम से जानते हैं। प्रश्न आपसे उदाहरण में कह रहा है कि 135 और 225 के यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा ज्ञात करें। आपके मन में वो उत्साह होगा कि कैसे जानेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए, उत्साह को हम कम करते हैं। आपके इंतजार हुआ खत्म। बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे बनाइएगा? आपका था 225 और 135, है ना। बोलिए। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलेगा तो सब ये मैं आपको प्रश्न देखने के लिए यहाँ से मैं देख पाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उतार लिया। मान लीजिए आपका नंबर 1 क्वेश्चन है, नंबर 1 लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन, और यहाँ सॉल्यूशन यहाँ हो गया। अब क्या लिखिएगा? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं बाबू? आप जानते हैं A बराबर BQ प्लस R। तो A जो होता है हमेशा बड़ा होता है, तो बड़ा वाला को इधर लिखिएगा 225। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलना दीजिए, नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? 225। अब देखिएगा 225 हो गया। B जो आपका काम करेगा सबसे छोटा 135। अब किन्हीं बच्चों को कंफ्यूजन होगा, ये इधर क्यों? देखिए, आप बचपन में जैसे मौसा निकालते थे वैसे ही निकालिए। तो 135 और 225 ऐसा ही नहीं लगाते थे? तो इसी का नाम A है, इसी का नाम ना B है, और जो आप गुना करके लाइएगा उसी का नाम Q है ना। और जो आपका घट के आएगा उसी का नाम ना R होगा। तो उसी बात को तो मैंने यहाँ लिखा। अब ये सोचिए कि हम कितना से गुना करें 135 में, या तो हमको 225 मिले, न तो 225 से थोड़ा सा कम मिले। सोचिए। तो आपने सोचा कि सर मैं 2 से लगाऊं क्या? तो आप लगाइएगा यहाँ 135 गुने 2, तो 5 गुना का 10 की जरूरत में 1, 3 6 1 7 और 2, यानी कि 270। यहाँ 225 है, 2 से तो लगेगा नहीं, है ना। अब कितना से गुना करेंगे हम? 1 से, क्योंकि अब 2 बड़ा हो गया, 3 की जगह तो और बड़ा हो जाएगा, तो 1 से ही किए। तो 1 से गुना करें, 1 से जब गुना करें तो 225 में से हम 135 को घटाएंगे तो 5 5 0, 12 में से 3 गया 9, कितना आ गया? 90। ठीक है, ये प्लस में हो जाएंगे आपके 90। शेष जो घट के आएगा वही ना आपको लिखना है यहाँ पे, तो लिख दिया मैंने। अब 135 जो है अब पुनः A का काम करने लगा, और B जो है ये
ये जो बी का काम 90 करने लगेंगे, 90 यानी 135 खिसक के यहाँ आया, 90 खिसक के यहाँ आया। अब आप सोचिए कितना से गुना कीजिएगा, या तो 135 आए न तो 135 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो 90 दूना 180, तो 180 यहाँ 135 है जो कि बड़ा हो जा रहा है 180। कितना से गुना कीजिएगा? 1 से। अब घटाइएगा 135 से 90 को घटाइएगा तो 5, 13 से 9 गया 4, कितना आ गया? 45। आप यहाँ पे 45 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? ये 90 पुनः ए का काम करेगा और बी का काम 45 करने लगेंगे। और 45 में कितना से गुना कीजिएगा, या तो आपको 90 मिले ना तो 90 से थोड़ा सा कम। तो सर बोलिएगा सर इसमें 2 से गुना कीजिए, 45 दूना 90 हम देखे हैं होता है ना। तो 45 दूना क्या हो जाएगा? 90। तो शेष जब 90 से, अब 90 में से 90 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? 0। तो 90 में से 90 को घटाए तो क्या मिलेगा आपको? 0। यह देखे आप कि मौसा आपको यहाँ कितना मिल रहा है, ये जो होगा यही मौसा होगा, यानी मौसा बराबर आपका हो जा रहा है 45। यही आपका आंसर हुआ। ओके, यह जो आप देखे कि यह एक स्टेप ये बना तो दूसरा स्टेप ये बना, तीसरा स्टेप ये बना, यानी कि एक स्टेप तब दूसरा स्टेप तब जाकर तीसरा स्टेप, यानी एक स्टेप बाय स्टेप है। यही ना एल्गोरिदम है, यही ना एल्गोरिदम है जो आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, ये सारे के सारे एल्गोरिदम है। वो तो बात की बात है, मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब यह बात बताइए, आप यह बात बताइए समझ में आया? अगर जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया होगा तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक बात ड्रॉ कर रहा हूँ, वो देखिएगा। क्या ड्रॉ हो रहा है बाबू? देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिले आपसे नहीं बन पा रहा है, तो जैसे आप बचपन में मौसा निकालते थे वैसे आप रफ कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे कि 135 यहाँ पे 225, कितना से गुना कीजिएगा कि 225 मिले न तो 225 से थोड़ा सा कम। तो आप बोलिएगा मास्टर जी 1 से कीजिए, 135, 5 5 0, 12 से 3 गया 9, ये कट गया, ये 90 घिर गया, ये किस आ गया 135। अब 90 में कितना से गुना कीजिएगा? तो 1 से, तो 90, ये आ गया 5 आपका, ये 13 से 9 गया 4, यानी कि 45 घिर जाएंगे और 90 बीच में आ जाएगा। तो 45 दूना कितना हो गया? 90, यानी कि मौसा बराबर कितना गया? 45। हम इसी से नाम चोरी किए थे बाबू, इसी में से चोरी किए, इसी बात को ना यहाँ पे ऐसे एक प्रोसेस में लिखे हैं। यहाँ ए का काम कर रहा है तो बी का, तो ए का जगह मैंने 225, बी का काम किया 135, तो 135 गुना में, तो ये क्यू का काम कर रहा है, ये क्यू का, तो गुना में Q1, क्यू की जगह 1 कर दिए, प्लस प्लस तो प्लस। अब शेष घट के कितना आया था? शेष या आर आया था आपका 90, तो मैंने क्या लिख दिया? आर की जगह 90। अब यह जो है 90, यह 135 ए का काम किया तो 90 अब बी का काम करने लगा। तो 90 135 ए का काम किया था, 135 पहले लिख दिया ए के जगह, 90 बी का काम कर रहा है तो 90 में 90 लिख दिया बी के जगह। ओके, गुना है तो गुना कर दिए, क्यू तो क्यू कितना से गुना किया आप? 1 से, तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस तो प्लस है यहाँ तो प्लस है, आर के जगह 45, तो शेष घट के कितना है? 45, तो मैंने यहाँ पे 45 लिखा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 90 पुनः ए का काम किया तो बी का काम 45 किया, तो 90 ए की जगह लिख दिए और बी की जगह 45 लिख दिए। अब क्यू का काम कौन कर रहा है? 2, तो क्यू का काम 2 कर लिए। शेष कितना आ गया? घट के, तो शेष 0 आया, कुछ नहीं आया तो 0 आया तो 0 लिख दिए। तो यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए। या आपका लास्ट में मसा हो गया कितना? 45। यानी जिन बच्चों को लगे कि हमसे अब यह हार्ड हो रहा है इस प्रकार से, तो वह बच्चे क्या कर सकते हैं कि रफ में ऐसे कर लीजिएगा, और रफ कर लेने के बाद इसमें से चोरी कर लीजिएगा और चोरी कर लिख देना है, बन जाएंगे आपसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट बात क्या है। हम देखते हैं, यह मेरा लास्ट है, यह लास्ट ही था आपका। ऐसे करके नंबर सिस्टम जो हुआ आपका समाप्त हुआ, एंड हुआ। लेकिन हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि हमें अभी कौन कौन से टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा। अब एक नया वर्ड आपके लिए नया सामने आया होगा, या जानते होंगे पहले से, कोई बात नहीं। जो बच्चे नहीं जानते होंगे वो आज जान लें। फ्लो चार्ट में क्या होता है बाबू? फ्लो चार्ट में कि आप अभी तक क्या पढ़े,
एनालिसिस कर कर सारांश निकल आते हैं कि वो कौन कौन से फॉर्मूले जो है वो निकल के सामने आया। वो देखिएगा, N फॉर नंबर, S फॉर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? ऐसा मत बोलिएगा कि सर यहाँ N और S का मतलब क्या होगा। लीजिए मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो बोलिएगा मास्टर जी ये क्या हो गया। नंबर सिस्टम हो गया ना, ये आपका नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में आपने अभी तक क्या पढ़ा? तब परिमेय पढ़ा। तब परिमेय को याद करने के लिए आप जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे वही आपका परिमेय होगा। एग्जाम्पल में आप जानते हैं, एग्जाम्पल में कि 1, 2, 3 या 3/2 या 2/3 या 4/7, ये सारे के सारे आपका क्या है? परिमेय है। एक बात यहाँ से जाना, ठीक है। दूसरा बात आपने क्या जाना यहाँ पे? अपरिमेय। दूसरा बात आपने क्या जाना यहाँ पे? अपरिमेय। जब आपने अपरिमेय जाना तो अपरिमेय जो होता है डज नॉट इक्वल टू P/Q। एग्जाम्पल में आपने जाना कि √2 होते हैं, √3 होता है और √5 ऐसे करके डॉट डॉट, यानी जिसका वर्गमूल दशमलव में आएंगे वही आपका अपरिमेय होता है। आपने यह बात यहाँ से सीखा। पुनः एक बात और सीखे आप हमसे, वह क्या सीखे? वह भाज्य के बारे में। भाज्य के बारे में, भाज्य क्या होता है बाबू? तो भाज्य होता है कि एक से कटेंगे या स्वयं से कटेंगे और बीच के संख्या से भी कटेंगे। जो बीच के भी संख्या से कटेंगे वह आपका भाज्य है। आपने हमसे सीखा, एग्जाम्पल लीजिएगा तो आप बोलिएगा सर 4 है, 6 है, 8 है। यह बात आपने सीखा हमसे, है ना? ये भाज्य में सीखा। और क्या सीखा हमसे? तो और एक बात सीखा हमसे अभाज्य के बारे में। ये अभाज्य के बारे में, अभाज्य क्या होता है? तो अभाज्य आपसे कहते हैं या तो एक से कटेंगे ना तो स्वयं से कटेंगे, और हम तो कोई मतलब कि कभी भी जिंदगी में हम दूसरे संख्या से नहीं कटेंगे, यानी यह आपका अभाज्य होगा। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं सर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 तो कभी जीवन में होगा ही नहीं। ओके, यानी यह आपके अभाज्य के बारे में सीखा हमसे। और इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। इन्हीं सभी को मिक्स्ड कर सम्मिलित कर और क्या सीखे हमसे वो जानिए। नंबर सिस्टम में आप हमसे सीखे एक और बात क्या सीखे हमसे कि परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं निकल के आते हैं तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं अभाज्य गुणनखंड के तौर पे। अभाज्य गुणनखंड निकालना, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना, यानी आप 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले थे लघुत्तम ऐसे करके, 140 का ऐसे करके लघुत्तम जो निकाले थे आपको आया था, आप निकालिएगा, निकालिए ना यहाँ पे ऐसे निकालिएगा तो आएगा 2 से लगाइएगा तो 70, पुनः 2 से तो 35, 5 से लगाइएगा तो 7, है ना? यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1, आप ऐसे करके निकाले थे, है ना? यानी एक बात यहाँ पे ऐसे सीखा हमसे। दूसरा बात क्या हमसे सीखे? वह अंक गणित मूलभूत प्रमेय से, अंकगणित मूलभूत प्रमेय से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ये क्या है भैया? तो ये क्या है ये सीखिए थोड़ा सा, जिसमें हम आपको बताए थे कि एलसीएम बराबर ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ओके, तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर और एचसीएफ के लिए मैंने बताया था आपके लिए कि सेम बेस मिनिमम पावर, मैंने आपको ये सिखाया था। अगर एग्जाम्पल में लूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल में लूँ, एग्जाम्पल में तो आप देख लीजिए 6x के पावर 4 y² 12xy, तो
तो आपका इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालिएगा बाबू, ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैंने आपको कहा कि डिजिट वाला का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये डिजिट को अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 x के पावर 4 x के पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 12 को कीजिएगा तो कहिएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 1 और गुने x गुने y, यानी कि ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे गुना छूट गया है, ऐसे कर लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप जानते हैं कि एलसीएम यानी लघुत्तम बराबर ऑल बेस मैक्सिमम पावर। पहले ऑल बेस यानी 2 3 2 3 x y उतार दीजिए, 2 गुने 3 गुने x गुने y। अब मैक्सिमम पावर की बात बोला, सबसे अधिकतम पावर। तो सबसे अधिकतम पावर क्या है, x में देख लीजिए पहले 2 में देख लीजिए, 2 का पावर 1 है यहाँ पे और 2 के पावर 2 है। ये दोनों में सबसे बड़ा पावर किनका है, 2 के पावर 2 का, तो मैंने 2 ले लिया। अब 3 में खोजिए, दोनों में सबसे बड़ा कौन है 3 में, तो आप बोलिएगा सर 1 है, तो 1 ही ले लीजिए। अब देखिए यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर y है, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 4 है। बाबू ये मन समझिएगा कि ये क्या हो गया, यहाँ x के पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 1 है, सबसे दोनों में अधिक कौन है, तो 4। तो यहाँ पे आपने 4 लिया, यहाँ स्क्वायर ही बड़ा होगा, ले लिया मैंने। अब सबको आपस में गुना कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12, आपका आ जाएंगे 12 x के पावर 4 y स्क्वायर। आपका यह एलसीएम हुआ। एचसीएफ के लिए मैंने आपके लिए बताया था फॉर्मूला, सेम बेस मिनिमम पावर। तो सेम बेस मिनिमम पावर, तो 2 यहाँ मैंने ले लिया 2, 3 यहाँ मैंने 3 भी ले लिया, x यहाँ मैंने x भी लिया, y यहाँ मैंने y लिया, यानी कि सब जगह सेम है। अब मिनिमम पावर मतलब सबसे छोटा घात की बात कहा, यानी कि इन दोनों में सबसे छोटा 1 है तो 1 लिया, इन दोनों में सबसे छोटा 1 है तो 1 लिया, या इन दोनों में x में छोटा पावर 1 है तो 1 लिया, ये 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिया, यानी कि 3 दूना का 6 6xy। ये आपके ऐसे एलसीएम निकालें, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी हमने नंबर सिस्टम से इतनी बातें अभी तक मैंने सीखा, ठीक है, अंकगणित मूलभूत प्रमेय से। ओके, अब मैं इधर देख रहा हूं जो थोड़ा सा, वो क्या देखूंगा, वो देखिएगा बाबू, इधर तो देखूंगा वो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसम निकालना, जिसमें आपने पाया क्या, आपने पाया सारांश निकल कर आया कि a बराबर BQ प्लस R होते हैं, a बराबर BQ प्लस R होते हैं, आपने ये पाया। इसी में आपने एक बात पाया कि 0 ≤ R B, ये पाया आपने, है ना। ये बातें आपने पाए, कोई दिक्कत नहीं ना। एग्जाम्पल थोड़ी सी बात करूं तो वही एग्जाम्पल उठा लीजिए आप, 225 और 135 लीजिएगा, 225 और 135। तो आपने क्या किए थे कि 225 बराबर 135 और गुना में करके 1 और प्लस में शेष आ गए थे आपको 90, घटाइएगा तो 90 आएंगे। अब पुनः 135 का काम करेगा, ये 135 का काम किया तो ये 90 का काम करेगा, बी का काम करेगा आपका, बी का काम करेगा 90। कितना से गुना कीजिएगा तो 1 से, क्योंकि 90 गुना 180 हो जाएंगे, शेष आ जाएगा आपका 45। और 90 का काम किया अब ए, तो बी का काम किया 45 और कितना से गुना किए 2, तो मिल घट के आया 0, यानी आपका शेष यानी कि मौसा कितना मिल रहा है आपको, मौसा 45। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी यह जो प्रोसेस आपका हुआ a बराबर BQ प्लस R से, a बराबर BQ प्लस R से, अभी तक हमने इतना ही बात इनसे सीखा। यानी यह आपका फ्लो चार्ट है, यही आपका फ्लो चार्ट है। मैं बड़ा कर देता हूं, जो आपको समझाया भी है बड़ा कर करके, इतना बड़ा तो होगा ही, नहीं तो कटेगा अब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सभी बातों को आपने देखा इम्तिहान से, कैसे कैसे क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह नंबर सिस्टम अब आसानी से सीखे हैं और 10 में 10 आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में 10 में 10 नंबर जरूर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस हर प्रकार के प्रश्नों से फैमिलियर करवाया, हर प्रकार के प्रश्नों को अप्रोच करने को मेथड सिखाया, नॉलेज दिया
और आप ज्ञानवान हुए नंबर सिस्टम में, ताकि आप 10 में 10 पा सकें। ठीक है, तो बच्चे हम आपसे अब विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।